अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। डेरिवेशन है और डेरिवेशन आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपरली थोड़ा फोकस करके हम लोग देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जहाँ ए जो है वो कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट बना रहा है और यहाँ पर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है इस रिएक्शन का रेट सिर्फ रिएक्टेंट की एक पावर के ऊपर डिपेंड करता है। एज एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो मैं दो तरह से रेट लॉ को डिफाइन कर सकता हूँ। पहला, माइनस डी ए अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू रेट, यानी कि रेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी से। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन आ गया रेट का वो ये आ जाता है। जबकि रेट को निकालने के लिए रेट एक्सप्रेशन में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर पावर जो है वो 1 आ जानी चाहिए। अब ध्यान से समझिए, इस बिहाफ पर दोनों चूंकि रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाने चाहिए। अगर मैं इन दोनों को आपस में बराबर रखता हूँ तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि माइनस डी ए अपॉन डी टी जो है उसे हम लोग इक्वल रख सकते हैं के ए की पावर 1 के। बात समझ में आई? तो इट शुड बी इक्वल टू के ए की पावर 1। अब अगर मैं डी टी को ऊपर और ए को नीचे लेकर के आऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको नज़र आएगा माइनस डी ए अपॉन ए, ठीक है। और चूँकि डी टी मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो हम लोग लिख सकते हैं के इंटू डी टी। ध्यान रखिए यहाँ पर d जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चेंज इन टाइम है और जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो बहुत छोटा है। ध्यान रखिएगा, जब किसी बहुत छोटे अमाउंट को कंप्लीट रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन निकाला करते हैं। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देता हूँ पूरी रिएक्शन के, तो ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू होती है डी ए अपॉन ए, यानी किसी वैल्यू के डिफरेंशियल और होल का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये नेचुरल एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ln, ठीक है। लोग तो LOG लोग होता है, एल्गोरिथम होता है, लेकिन ln को बोलते हैं नेचुरल एल्गोरिथम। तो अगर आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो, जैसे यहाँ डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन है, तो उसे हम नेचुरल एल्गोरिथम में चेंज कर देते हैं। इट शुड बी इक्वल टू माइनस ln a, और इसे हम लिख सकते हैं k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ लगा लिया i। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई जहाँ पे माइनस ln a इक्वल्स टू के टी प्लस आई के है। अब मैं यहाँ i की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो i को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। लेट हम लोग मान करके चलते हैं कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जब ये रिएक्शन चल रही थी, यानी कि जब टाइम 0 था, उस दौरान इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी अगर वो R0 होती, ठीक है, यानी कि इनिशियली इसकी जो कंसंट्रेशन थी जब टाइम 0 था, R को मैं R0 मान लूँ, तो इन वैल्यू को आप क्या करें, इक्वेशन 1 में रखें। तो पुट दीज इन इक्वेशन 1। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में इन्हें रखते हो तो ये आपके पास आएगा माइनस ln a की जगह मैं a0 या R0 लिख सकता हूँ, और k इंटू टी की जगह 0 प्लस i, ये 0 हो जाएगा तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस ln R0, ठीक है। ये जो आपने a लिखा है मैं इसकी जगह r लिख रहा हूँ रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने रिएक्टेंट a माना हुआ तो मैं उसे a की जगह r में चेंज कर रहा हूँ। अब मेरे पास i की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को वापस से फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो ध्यान से देखिए ये आ जाएगा माइनस ln r इक्वल्स टू के टी, और प्लस i की जगह मैं रख दे रहा हूँ माइनस ln R0, ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करते हो इट शुड बी इक्वल टू ln r इक्वल्स टू के टी माइनस ln R0। ये माइनस वाला इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो हम इसे लिख पाएंगे ln R0 माइनस ln r इक्वल्स टू के टी। ध्यान रखिएगा, जब लोग जो है एल्गोरिथम जो है वो माइनस में होता है तो डिवीज़न में चला जाता। तो अगर मैं यहाँ डिवीज़न करने जाऊँगा तो के टी शुड बी इक्वल टू ln R0 बाई r के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब चाहे तो आप t को अपॉन में ले जा सकते हो, लेकिन इससे पहले हमें ln को चेंज करना पड़ेगा लोग में।
अगर आप ln को log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 2.303 की मल्टीप्लाई कीजिए, ln log बन जाएगा। यानी कि ln को log बनाना है तो 2.303 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ln log बन जाएगा r0/r। क्लियर हो गई। अब इस t को आप चाहे तो अपॉन में ले आए, और अगर मैं t को अपॉन में लाता हूँ तो अब मुझे फाइनल एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज k इक्वल्स टू 2.303/t, ठीक है। और log में क्या आ गया, r0/r। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ से वो एग्ज़ाम में जब मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मुझे इस डेरिवेशन के साथ साथ वो बोलता है कि इसकी हाफ लाइफ पीरियड को भी कैलकुलेट करें। तो अगर मैं यहाँ पे इसी डेरिवेशन में आगे हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करने जाऊँ तो ध्यान से समझिए कैसे हमें करना है। हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग कहते हैं टी हाफ। ध्यान से समझिए टी हाफ का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास शुरुआत में रिएक्शन की शुरुआत में कोई अमाउंट है सबस्ट्रेट का, रिएक्टेंट का, तो जिस टाइम पीरियड में वो आधा रह जाए उसे हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए शुरुआत में वो 100 ग्राम मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और उस 100 ग्राम में से 50 ग्राम बचता है 1 घंटे बाद, तो उसे 1 घंटे को मैं हाफ लाइफ पीरियड बोलता हूँ। बात समझ में आई। तो टाइम पीरियड इन विच अमाउंट ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट बिकम्स हाफ, then the time period available is termed as half life period। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को टी हाफ और रिएक्टेंट को, यानी कि आपका जो रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसे r0/2 लिख दूँ। r0 इनिशियल आधा रह गया, बाई 2 का मतलब क्या है, आधा रह गया। अगर इन वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में पुट करें तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, k इक्वल्स टू 2.303 और ये आ जाता है टी हाफ, ठीक है, इट बिकम्स टी हाफ और इनटू log r0 ही रहेगा और r की जगह r0/2 रखूँगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और r0 से r0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2.303/t हाफ log 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से टी हाफ को ऊपर और k को नीचे लिया हूँ तो इट इज़ इक्वल्स टू टी हाफ इक्वल्स टू 2.303/k, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टी हाफ जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाता है 0.693/k। इस तरीके से अगर मैं किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/k से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान देनी चाहिए वो ये, इस रिएक्शन में कहीं भी r0 या r नहीं है, यानी कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो स्टूडेंट्स ये लगभग 3 नंबर में आपका डेरिवेशन रहता है। अगर यहाँ ग्राफ वो नहीं पूछता तो ऐसे में वो 2 नंबर में भी इस डेरिवेशन को कभी कभार दे दिया करता है। तो आई होप आप एक बार इसे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट को फॉलो करती है। तो अगर वो कभी क्वेश्चन में आपको थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम इस तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में बात करता है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो यहाँ पर लगाना होता। आई होप समझ गए होंगे। एक बार NCERT गो थ्रू जाए। थैंक यू सो मच।